नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। वीपीडीओ पेपर भर्ती लीक मामले में एक नया खुलासा हुआ है। दरअसल जिस अभिषेक वर्मा को लेकर एसटीएफ की टीम लखनऊ गई थी, वहां जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया तो पैकेजिंग के समय और पेपर प्रिंटिंग के समय का जो सीसीटीवी फुटेज है वो एसटीएफ को नहीं मिला है। इससे यह मामला और गहराता जा रहा है कि बहुत सुनियोजित ढंग से यह पेपर लीक किया गया और इसमें जो लोग भी जुड़े हुए थे, अब एसटीएफ ज्यादा बड़े दायरे में इसकी जांच करने जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में आज एक बड़ी खबर आई और वो खबर यह थी कि 8 परीक्षाओं पर रोक लगाने के लिए आयोग ने शासन को लिखा है और ये कुल मिलाकर जो 8 परीक्षाएं थी, इसमें 4200 पदों के लिए भर्ती होने वाली थी। और अगर ये रोक लगती है तो जाहिर है उन बच्चों का क्या होगा, उन युवाओं का क्या होगा जिन्होंने दिन रात मेहनत की है इन एग्जाम के लिए। इन्हीं सब पे बात करने के लिए मेरे साथ यूकेएसएससी के सचिव बडूनी साहब मेरे साथ, संतोष बडूनी साहब मेरे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है बडूनी साहब आपका देवभूमि डायलॉग में। सबसे पहले मैं आज की ये सबसे बड़ी खबर के बारे में आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपने शासन को यह लिखा है कि आप आगे की जो 8 परीक्षाएं हैं जो 4200 पदों पे होनी है उस पर रोक लगा दें? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ये कोई गलतफहमी हुई है हमारे माननीय अध्यक्ष के बयान से, जो इन्होंने त्याग पत्र दे दिया है कि हमने रोक या उसको गलत तरह से समझा गया। आयोग ने केवल ये रिक्वेस्ट की है राज्य सरकार से कि जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनकी तैनाती की जाए, अदरवाइज एग्जाम नहीं करा सकेगा आयोग, क्योंकि आयोग पर मानव संसाधन पहले से थोड़ा कम है और परीक्षा नियंत्रक भी नहीं होंगे तो वो परीक्षा करने में कठिनाई होगी। इसलिए जो है आप पहले परीक्षा नियंत्रक हमको आयोग को दें, ये अनुरोध किया है बस। तो जनवरी में जो एग्जामिनर कंट्रोलर हैं वो उनका टेन्योर खत्म हो गया था। आज हम जो बात कर रहे हैं वो अगस्त महीने में बात कर रहे हैं। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये इतने टाइम तक एक एग्जामिनेशन कंट्रोल का ना आना क्या दिखाता है कि हम बहुत नॉन सीरियस हैं इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर? नहीं, इसमें ऐसा भी नहीं है कि नॉन सीरियस है। मुझे लगता है कि चुनाव का समय रहा इस बीच और बहुत सारी बातें थी राज्य सरकार के सामने, तो कुछ हो सकता है कि उस कारण से, और फिर ये भी होता है कि एक उपयुक्त उम्मीदवार भी मिले इस पद के लिए, तो उस कारण से विलंब हो सकता है। लेकिन आयोग का ये अपना ये मानना था कि साहब परीक्षा नियंत्रक का रहना जरूरी है, जिससे चूंकि बार बार ऐसी बातें आती हैं कि साहब केयरफुली हो, तो केयरफुली वो आदमी नहीं दे सकता जो 2-2 चार्ज देख रहा हो या 3-3 देख रहा हो। तो इस कारण से अनुरोध किया गया कि परीक्षा नियंत्रक एक दिया जाए। सर, एक चीज मैं और जानना चाह रहा था कि ये जो कंफ्यूजन है कि साहब ये 8 एग्जाम्स जो हैं इन पे रोक लगाई जाए, मतलब ये स्पष्ट है कि द मोमेंट एग्जामिनर कंट्रोलर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएंगे तो ये एग्जाम जो शेड्यूल बना आगे का शेड्यूल होगा उसके तहत हो जाएंगे। जी, हमने एक शेड्यूल जारी किया था, उसमें हमने टेंटेटिव मंथ लिखा था कि कौन सा एग्जाम किस मंथ में होगा। पर इस बीच चूंकि हमारी इस मामले में जांच भी चल रही है, उस जांच से भी हमें कुछ लर्निंग मिली है, वो लर्निंग को भी हम आगे बढ़ाएंगे कि कैसे हम अपने को ठीक करें। ये तो सतत इम्प्रूवमेंट का मामला है। माफिया अपना काम करता है तो हमें भी अपना काम, अपना इम्प्रूवमेंट बनाए रखना है, उसी से हम अच्छा कर पाएंगे आगे भविष्य में। तो वो लर्निंग भी है, प्लस परीक्षा नियंत्रक भी नहीं है, तो ये सब मामले हैं जिससे हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना पड़ सकता है। लेकिन एग्जाम कोई भी इस तरह निरस्त नहीं हुआ है, ना स्थगित हुआ है, थोड़ा सा रीशेड्यूल होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, ये कितना सुनियोजित ढंग से था। कंपनी की जो प्रिंटिंग प्रेस है और पैकेजिंग के जो पेपर प्रिंटिंग का समय है और जो पैकेजिंग का समय है उसका सीसीटीवी फुटेज तक गायब कर दिया गया है। आप लोगों को इससे पहले अंदाजा नहीं था कि यहां पर नकल माफिया बहुत इन्वॉल्व है, बहुत एक्टिवेट है? कुछ इस तरह के इंडिकेशंस आपके पास थे? नहीं, हमें कुछ मामलों में तो ये इंडिकेशन मिला था, और मैं वही बताना चाहता हूँ कि ये हमारा 5वां एफआईआर जिस पे इतनी चर्चा हो रही है और जांच हो रही है, वो 5वां एफआईआर है। इससे पहले भी हम 4 करा चुके, लेकिन वो कोई से भी पेपर लीक का मामला नहीं था और हमें ये संज्ञान नहीं था कि इस तरह का भी इवेंट हो सकता है। इस कारण से हम थोड़ा कंफर्ट जोन में थे और ये पहला मामला आया जब इस तरह का मामला आया है। अब आपने ये सीसीटीवी का इशू उठाया तो ये तो जांच का हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि जांच एजेंसी जांच कर रही है। ये सब बातें अभी प्रीमेच्योर है कहना कि कहाँ क्या था क्या नहीं था, या क्या कहाँ गलती हुई है, या किसने गलती की है, या किसने
नकल माफिया की मदद की है या गलत लोगों की मदद की है, ये अभी जांच में आना बाकी है। जब जांच रिपोर्ट आएगी तभी शायद ज्यादा पुख्ता तरीके पे कोई भी कमेंट कर पाएंगे, खासतौर पे हम। तो अभी थोड़ा जल्दी है ये कहना कि कहाँ पर। बट सर, ये तो बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है कि पेपर कहाँ छप रहा है, कहाँ प्रिंट हो रहा है। ये तो बहुत कॉन्फिडेंशियल जी बात है। बिल्कुल। ऐसा कौन था आयोग में जो ये लीक कर रहा था इंफॉर्मेशन की, साहब वहां प्रिंटिंग प्रेस पे पेपर छप रहा है? नहीं, ये इंफॉर्मेशन तो नॉर्मली किसी को नहीं बताई जाती कि कहाँ प्रिंट हो रहा है या कौन सा पेपर कहाँ पर प्रिंट होगा। उसकी लोकेशन भी कभी कभी अलग अलग भी रहती है, और इवन अलग अलग प्रिंटर भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि वही था। तो वो सब गोपनीय रहता है, ऐसा नहीं है। पर जब जो कोई इंफॉर्मेशन निकालना शुरू करते हैं तो फिर ऐसा होता है कि इंफॉर्मेशन वो निकाल ही लेता है, और इस कारण से ये सब दिक्कतें आई हैं। जी। सर, आपको लगता है ये जो ऑनलाइन एजेंसीज आपने रखी हैं, इनकी ओर से ये लीक हुआ होगा? क्योंकि जिस अभिषेक वर्मा को गिरफ्तार किया गया है उसको ले जाया गया वहां पर, क्योंकि अब लग रहा है कि ये पूरा इंटरस्टेट बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा था, और ये जो मनी ट्रेल है वो भी इंटरस्टेट हो सकती है। बिल्कुल, नकल माफिया तो इंटरस्टेट है, और आप देखेंगे कि बहुत सारे और राज्यों में भी पेपर लीक बहुत सारे मामले हुए, हमारे पड़ोसी राज्य में हुए हैं, उत्तर प्रदेश में। तो ये विषय ये नहीं है कि राज्य सरकार से या फिर आयोग से कोई कमी हो गई है। ये विषय ये है कि नकल माफिया को ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स और रास्ता मिल रहा है, वो हमको कम करने की जरूरत है। सर, आपको लगता है कि जैसे आपके जो फॉर्मर चेयरमैन थे उन्होंने कहा साहब ये बिना पॉलिटिकल संरक्षण के नहीं हो सकता, पॉलिटिकल मास्टर्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है, आपको क्या लगता है सर? आपका अब तक का अनुभव, आपने कहा कि 5 मामलों में आपने खुद एफआईआर कराई, क्या पॉलिटिकल इंटरवेंशन आयोग में होता रहता था लगातार? नहीं, मेरे संज्ञान में तो ऐसा कोई मामला नहीं है, और जहां तक मैं समझता हूँ पिछले 5 साल से मैं यहाँ पर हूँ, तो ऐसा कोई भी बड़ा पॉलिटिकल इंटरवेंशन या हमारे दखल अंदाजी हमारे मामले में नहीं हुई है कि जिससे हमारा काम प्रभावित हो जाए या हमारा जो मनोबल है वो प्रभावित हो जाए। इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ है, और हमने अपना काम अच्छे से किया है। थोड़ा बहुत कभी इस तरह की जो गड़बड़ी आज आ गई है वो आ सकती है, और जगह भी आई है, तो उससे इतना वो डिमोरलाइज होने की जरूरत भी नहीं है। वो ये लर्निंग का पेज है, हमें अब कुछ सीखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा मेरे ख्याल। आपको लगता है कि जो फॉरेस्ट भर्ती मामला हुआ था उसमें आप लोगों ने खुद कहा साहब ब्लूटूथ से नकल कराई गई, अब आपके ऊपर दबाव है साहब कि उनको वापस नौकरी दी जाए क्योंकि हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश दे दिया है, तो आपको लगता है कि साला इन्वेस्टिगेशन में बड़ा झालमेल था, दोनों पार्टियां कोर्ट में जाके एग्रीमेंट कर गई, सुप्रीम कोर्ट ने तक हमारे बात को खारिज कर दिया? हाँ, ये आपको काफी सारी जानकारी इस मामले में। बेसिकली तो वो मेरा कंटेम्प्ट लेके आए हुए हैं, 4 4 कंटेम्प्ट चल रहे हैं इस समय हाईकोर्ट में सचिव के ऊपर। और वो इसीलिए कि साहब ये अब नौकरी नहीं दे रहे हैं। तो वो मामला भी चल रहा है, वो लीगल इश्यूज है, वो चलते रहेंगे। अब वो ये है कि किस तरह से समर्थन नहीं मिलता है आयोग को, अपना पक्ष का, आयोग के पक्ष का समर्थन नहीं हो रहा है, ये मामला इसको दिखाता है। सर, आपको लगता है कि अगर एसटीएफ आप लोगों की जांच करती है, आप लोगों से क्वेश्चन करती है, बिकॉज आयोग के लोग भी दायरे में होंगे ही, जब आपको एक एक जांच को इन्वेस्टिगेशन करना है, तो आप लोग इसके लिए तैयार हैं? 100%। और हमसे बातचीत कर रहे हैं, हमारी हमारी पूछताछ कर रहे हैं, हम पूरा सहयोग दे रहे हैं जो हम दे सकते हैं। और हमारे परीक्षा नियंत्रक जी से भी उन्होंने बातचीत की है, जो अब रिटायर हो गए हैं, और लोगों से भी बात की है, हमसे भी बात की है। जो भी जांच हो हमारी, हम तो खुद ही जांच में है इस समय, हम भी एक जांच के पक्ष हैं, निश्चित रूप से पक्ष हैं, और हम पूरा सहयोग करेंगे, हम इससे भागेंगे नहीं। और गलती हमारी भी है तो कार्रवाई हो। सर, आपके ऊपर कोई दबाव है, मतलब आपके ऊपर प्रेशर है, लगातार आपके रेजिग्नेशन की मांग हो रही है कि आपको छोड़ना चाहिए, पद छोड़ना चाहिए आयोग के सचिव पद से, या आप नहीं छोड़ते तो आपको हटाया जाना चाहिए? जी, मैं सुन रहा हूँ। मैं एक्चुअली सोशल मीडिया नहीं देखता हूँ, और न उससे प्रभावित होता हूँ, पर मैं सुन रहा हूँ कि हमारे साथी लोग बताते रहते हैं साहब कि वो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। तो मैंने कहा साहब उनसे पूछो कि हमारे बच्चे कौन पालेगा, तो वो अगर तैयार है जिम्मेदारी लेने को हमारी, तो हम फिर इस्तीफा देने के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज कोई कारण नहीं है कि हमें इस्तीफा देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि परीक्षा जैसे संस्था में ऐसा इवेंट भी कभी कभी हो ही जाता है, सब कुछ अच्छा हमेशा कहीं नहीं चलता है, और कुछ ना कुछ कारण से इस तरह की प्रॉब्लम भी आई जाती है। तो उसको इतना एक्सट्रीम लेना वो मेरे ख्याल से किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, मीडिया के लिए भी नहीं अच्छा है, बच्चों के लिए भी, कैंडिडेट्स के लिए भी नहीं अच्छा है, और जो विरोध करना चाहते हैं उनके लिए भी शायद अच्छा नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिकल मामला है ही नहीं। एग्जाम पॉलिटिकल मामला होना नहीं चाहिए। ये तो सब सरकारों में ऐसा हो जाएगा अगर
माफिया सक्रिय है, तो किसी भी के समय होगा और किसी को भी इसमें यही बातें सामना करनी पड़ेगी, इन सब बातों का जवाब देना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये तो लर्निंग के इश्यूज है हमारे लिए और हमको उनसे अच्छा इंप्रूवमेंट करना है, ये हमको देखना चाहिए। तो यूकेएसएसएससी के जो सेक्रेटरी हैं संतोष बडोनी, वो ये कह रहे हैं मैं किसी भी कीमत पे रेजिग्नेशन नहीं करूंगा, मैं किसी भी प्रेशर पे नहीं आऊंगा। कोई सवाल ही नहीं है जी, मैं रिजेक्शन क्यों करूंगा साहब? कोई गलती है तो मैं गलती है तो भी उसके लिए माफी मांगी जा सकती है और आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन कोई गलती भी नहीं है और हमने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया। 25 साल हुए मुझे तो काम करते हुए और मैं कम से कम 7, 13, 14 विभागों में काम करके आया हूँ और आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे कैरियर में कोई ब्लॉट हो हमारे। और एक से एक काम हमने किए। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमने सहयोग किया इस प्रदेश की, उसके बाद वीरचंद सिंह गढ़वाली स्कीम जैसी स्वरोजगार योजना बनाई जिसकी आज हजारों बच्चे फायदा ले रहे हैं। उसके बाद अवधि चकबंदी कानून बनाया राजस्व में रहते हुए, और यहाँ भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए। तो हमने गलत क्या किया जो हमें इस्तीफा जैसा कदम लेना चाहिए? अब मुझे ये बताइए माफिया कंट्रोल कैसे होगा? आप लोगों ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, नकल विरोधी ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें आपने बहुत सख्त सजा का प्रावधान किया है। तो क्या आपको लगता है कि कानून, एक मजबूत कानून बनाने के बाद हम नकल माफिया को कंट्रोल कर सकते हैं, या आपको लगता है ये सारा कुछ हमारी विल पावर पे निर्भर करता है, गवर्नमेंट कितनी सीरियस है इस माफिया को डिसमेंटल करने के लिए? नहीं, गवर्नमेंट तो बार बार ये कहे साहब, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमारी सरकार की है हर क्षेत्र में, तो वो बार बार इसको बोल रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको बताते हैं और शासन स्तर पर अधिकारीगण भी हमें भी यही कहते हैं कि भाई देखो गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। पर जब एक संगठित माफिया हो और काफी सारा पैसा इन्वॉल्व हो तो वो एक प्रयास करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन जो हमने अब नया कानून प्रपोज किया है वो हम 1-2 दिन में राज्य सरकार को भेजने वाले हैं। उसमें ये है कि 10 करोड़ तक उसको जुर्माना हो सकता है, सारे एग्जाम की कॉस्ट से उससे रिकवर हो सकती है, 10 साल तक का वो सजा हो सकती है और उनकी जो संपत्ति है इस तरह से कमाई हुई वो हो सकती है। इस तरह के स्ट्रॉन्ग प्रोविजन, क्योंकि नकल के संबंध में कोई अच्छे प्रोविजन थे नहीं, जिससे शायद पुलिस को भी कुछ कठिनाई होती है उन्हें बुक करने में। तो एक विशिष्ट कानून की जरूरत हमें आयोग ने समझी इन 4-5 सालों में, और इस खासतौर से इस मामले के बाद, और तब हमने तेजी से एक कानून बनाया है, एक विधेयक बनाया है, जिसको हम राज्य सरकार को ये अनुरोध के साथ भेजेंगे वो इसे पारित करने पर विचार करें। बडोनी साहब, रोल ऑफ कोचिंग सेंटर आप किस तरह से देखते हैं? जैसे जैसे कोचिंग सेंटर का दायरा बढ़ रहा उस तरह से इस तरह के घटनाक्रमों में भी बढ़ोतरी हो रही है। क्या कोई डायरेक्ट लिंक है पेपर लीक और कोचिंग सेंटर के बीच में, आपको ऐसा लगता है? नहीं, कोचिंग संस्थानों के लिए ये बात है कि उनको 2 तरह का फायदा होता है। एक तो उनको ये चैलेंज है कि साहब बहुत सारे कोचिंग हमारे कंपटीशन में है, तो हमारे बच्चे हर एग्जाम में निकलना जरूरी है, अदरवाइज हम पीछे छूट जाएंगे। तो वो 2 तरह से धंधा देखते हैं कि साहब हम अपना ये हमारा बच्चे निकल गए हैं, दूसरे एग्जाम में इतने बच्चे निकल गए, ये दिखा दिखा के हम और सारी भर्ती करें और पैसा बनाएं। एक तो उनका ये काम है। दूसरा ये है कि कुछ कोचिंग, जैसे 2-3 मामलों में कोचिंग का नाम हमारे यहाँ भी आ गया है, तो और इस मामले में भी कुछ कोचिंग संस्थान के लोग पकड़े गए हैं और वो कई बार इस तरह के मतलब जो कह सकते हैं दुष्प्रचार है आयोग के खिलाफ, वो भी उसमें भी वो लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे और बुरे दोनों तरीके से हम अपना व्यवहार रखें, और मेरे ख्याल से इस कारण से वो एक हद से ज्यादा जा रहे हैं, तो वो उचित नहीं। आपके ऊपर सरकार की ओर से कोई प्रेशर है कि आप क्विट करें करके, या कोई आपको रिप्रिमांड किया गया शासन की ओर से कि ये क्या हो रहा है आयोग में करके? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरे ख्याल से हमने तो खुद ही आगे बढ़ के हमेशा एफआईआर की है और राज्य सरकार को जो जहां हमें बात रखनी चाहिए अपनी बात कही है और अपना पक्ष रखा है और पक्ष से वो संतुष्ट है। अभी तक ऐसा कोई भी मामला लिखित या मौखिक नहीं है कि जो हमें दबाव बनाया जाओ। मुझे तो ये पता लग रहा है सोशल मीडिया पर ये दबाव बनाया जा रहा है, तो ये दबाव बहुत बार आयोग पर बनाया गया है और उस दबाव में हम झुकने वाले नहीं है। सर, एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मौरी, जो उत्तरकाशी का मौरी ब्लॉक है सर, वहां पर से बहुत ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ा शक पैदा करता है कि एक पर्टिकुलर एरिया से इतने बड़े तादाद में बच्चे निकल कर आते हैं, उसमें ग्राम प्रधान है, ग्राम सचिव हैं, ऐसे लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं। इससे क्लियर कट पता लगता है कि साहब उनकी कॉम्पिटेंस नहीं थी, लेकिन क्योंकि उनके पास पेपर लीक हो गया था तो उन्होंने वो एग्जाम पारित कर लिया। मतलब इस तरह का शक जताया जा रहा है।
आपको लगता है कि लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू से ये जांच होनी चाहिए ताकि ऐसे लोग पकड़े जाए तो आगे के एग्जामिनेशन के लिए इस तरह की मुश्किलें नहीं रहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, जांच तो बहुत वाइड अच्छे तरीके से होनी जरूरी है, और ये एसटीएफ के लिए भी एक चैलेंज है, हमारी अच्छी संस्था है। लेकिन एग्जाम जैसे गड़बड़ी में जांच करना काफी चुनौती, एग्जाम कराना जितना चुनौतीपूर्ण है, इसकी जांच करना भी उतना ही चुनौतीपूर्ण उनके लिए होगा, और उन्हें बहुत मेहनत करके और बहुत केयरफुली इसमें जांच करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि इस जांच से बहुत कुछ अगर अच्छे से हुई तो बहुत कुछ सामने आएगा। और जो जो इस तरह से लगे हुए हैं, और एक जो मोरी ब्लॉक की आपने बात बताई, तो लगभग 11-12 कैंडिडेट हैं जो उत्तरकाशी से इसमें सेलेक्ट हुए हैं। और आप सामान्य तौर पर ये कहना कठिन होता है कि साहब ये ग्राम पंचायत सदस्य हैं तो ये पास नहीं हो सकते, या ये किसी खास परिवार या एड्रेस के हैं तो ये पास नहीं हो सकते। ये एक ये, मतलब ये मूल्यांकन का तरीका तो नहीं है। पर अगर कोई शक शुबा है तो वहां पर भी जांच होनी चाहिए। और तो कॉमनली भी ये सब बात करते हैं, तो उन सब बातों की भी मेरे ख्याल से एसटीएफ संज्ञान लेगी और जांच करेगी, और जांच से ही ये बातें सब स्पष्ट हो सकती हैं कि वो सही है या गलत। सर एक आखिरी में मैं जरूर कहूंगा, इस समय दो वर्जन सामने आ रहे हैं। एक वर्जन कह रहा है कि साहब एग्जाम कैंसिल होना चाहिए क्योंकि पेपर की ट्रांसपेरेंसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुई है। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि आप पर्टिकुलर हमारी जांच कर लीजिए, अगर हमने ईमानदारी से अपना एग्जाम पास आउट किया है तो साहब हमें हमारे मौके को ना छीना जाए, क्योंकि हमने इसके लिए बहुत मेहनत की है, बहुत रिसोर्सेस लगाए हैं, एज का इशू हमारे साथ जुड़ा हुआ है, फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं है। एक आप क्योंकि लंबे समय से इस आयोग से जुड़े हैं, तो आपका क्या कहना, मतलब आपका व्यू पॉइंट क्या है? ये हमेशा हर एग्जाम में रहता है, और ये एक मुश्किल ये है कि एग्जाम में लगभग कभी कभी 1%, कभी कभी 1.5 या 2% बच्चे ही पास होते हैं, क्योंकि सीटें ही उतनी हैं। बाकी 98% बच्चे उसमें पास नहीं हो पाते हैं। और वो जो 98% है, उनमें से कुछ लोग जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, तो वो जो है बहुत सारा ग्रुप बनाते हैं और आंदोलन के थ्रू और इधर दबाव बनाते हैं साहब की परीक्षा निरस्त हो जाए किसी भी कारण से। कभी साहब इसमें हिंदी त्रुटि हो गई, कभी कुछ और हो गया, किसी छोटी मोटी बातें हैं कि वो परीक्षा निरस्त हो। लेकिन मेरा मानना यह है कि परीक्षा निरस्तीकरण का निर्णय बहुत बड़ा निर्णय है। एक परीक्षा में बहुत सारा रिसोर्स लगता है, एक परीक्षा को 2-2 बार कराना बहुत कठिन काम होता है। एक ही बार कराना कठिन होता है, 2 बार तो अवश्य कठिन होता है। तो ऐसे में परीक्षा का निर्णय आयोग ऐसे नहीं ले सकता कि वो किसी सोशल मीडिया में पढ़ के या बच्चों के दबाव या उनके आंदोलन में नहीं ले सकता। इस मामले में खासतौर से ये निर्णय तभी हो सकता है जब हमारे पास एक जांच रिपोर्ट आ जाए, और जांच रिपोर्ट में कुछ पता लग जाए कि क्या सीमित मात्रा में बच्चे हैं, क्या ये हुआ है, पेपर लीक वास्तव में हुआ है, पेपर का यूज दुष्प्रयोग हुआ है, और हुआ है तो वो कितनी मात्रा में हुआ है। उस पर शायद ये डिपेंड करेगा आगे के सामने कि फिर वो परीक्षा होगी या नहीं होगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद बडूनी साहब, देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए। आपने एक स्पष्ट स्थिति रखी, ये एग्जाम कैंसिल नहीं किए गए हैं, सिर्फ एग्जाम जो कंट्रोलर हैं वो एक बार नियुक्त हो जाते हैं तो ये एग्जाम अपने सुचारू ढंग से रखेंगे। सर एक बात जो बार बार स्टूडेंट कह रहा है कि एक ईयरली कैलेंडर जारी हो जाए, एक क्लैरिटी हो कि साहब कौन सा एग्जाम कब होने जा रहा है। और जो आपने नया ड्राफ्ट तैयार किया उसमें आपने कहा कि 2 बार एग्जाम किए जाएं, जिससे कि ये जो नकल करने की जो प्रवृत्ति है ऐसे लोगों को आप पहले ही बाहर कर दें। तो इन दोनों मामलों में आपको लगता है कि आप ईयरली एक बिल्कुल क्लियर कट एक कैलेंडर जारी करें ताकि एक बिल्कुल क्लैरिटी रहे स्टूडेंट्स के बीच में? बिल्कुल जरूर, ये हमने तो अब ये शुरू कर दिया कि विज्ञापन में ही एग्जाम का भी टेंटेटिव डेट दे रहे हैं। वो कई सारे कभी ये हो जाता है कि 1-8 महीने का उसमें ओवरलैपिंग हो जाती है, आगे पीछे हो जाता है। अदरवाइज आप ये देखिए हमने लगभग 20 एग्जाम पर ईयर का एवरेज से कराए हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर आसपास के कमीशंस में आप कहीं भी देखेंगे तो इतने एग्जाम नहीं कराए गए हैं। और बहुत सारा बैकलॉग भी पहले हमने पूरा किया, पिछले जो विज्ञापन हुए थे उनको भी खत्म किया, और बहुत सारे परीक्षा कराए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने एग्जाम को व्यवस्थित करने का, और क्योंकि हमारे पास जो सीमित रिसोर्स है, कम लोग हैं, सब कुछ है, तो उसके बावजूद हमने काफी अच्छा करने की कोशिश की है। ऑनलाइन एग्जाम को हमने इंट्रोड्यूस कराया है इसी बीच, तो वो सब इसीलिए कि फास्टर एग्जाम थोड़ा तेजी से हो
हो सके। अगर ज्यादा विकल्प होंगे तो ज्यादा तेजी भी आएगी। तो अब हम ये कोशिश करेंगे जरूर कि आयोग ये कोशिश करें कि आगे कैलेंडर से वो चले और यथासंभव उस कैलेंडर का पालन हो सके, इससे बच्चों को ये पता हो कि हमारा अनुमानित एग्जाम तब होगा, उनको तैयारी अपने कैलेंडर के हिसाब से तैयारी करने का उनको मौका मिल सके और वो उस हिसाब से प्रिपेयर करें। चलिए, बहुत बहुत आभार सर देवभूमि डायलॉग से बातचीत करने के लिए। तो जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? नहीं, बस इतना ही मैं मैसेज बच्चों को देना चाह रहा हूँ कि ऐसे समय में थोड़ा धीरज रखें। जब जांच का मामला आ गया है तो और हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी इस्तीफा दे दिया है, तो आयोग के लिए थोड़ा टाइम है कि उसमें थोड़ा मतलब सोच के काम करना होगा। तो थोड़ा समय लग सकता है आगे एग्जाम्स कराने में, या इन जो एग्जाम हो गए हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में समय लग सकता है। इसलिए ऐसे समय में थोड़ा धीरज रखें और एक बार जब सेटअप ठीक हो जाएगा तो उसके बाद हम जरूर टाइम से और फटाफट जैसे हमने पहले किया है वैसे ही अपना काम पूरा करें। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए। यूकेएसएसएससी के जो सेक्रेटरी थे संतोष बडूनी, उनका कहना है वो किसी भी कीमत पे इस्तीफा नहीं देंगे और उन्होंने अब तक, जैसा कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा, 89 परीक्षाएं कराई हैं 11 मामलों में व्यक्तिगत मानहानि का वो सामना कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि उनको इन्वेस्टिगेशन का इंतजार है, उसके बाद फैसला किया जाएगा कि इस पेपर का किया जाए। लेकिन ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो 8 परीक्षाएं अभी नहीं होंगी इसके बारे में कहा जा रहा है, इसका सीधा रिश्ता जो है एग्जामिनेशन कंट्रोलर से है। द मोमेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर वहां पर नियुक्त हो जाएंगे, ये एग्जाम जरूर होंगे। इसलिए जितने भी लोग इन एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहे हैं उन्हें निराश हताश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत बहुत आभार। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे जो पेपर लीक मामले हैं और अपने युवाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं, देवभूमि डायलॉग हमेशा से पूरी निष्पक्षता के साथ आपकी आवाज उठाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।